Hello friends, welcome to Commerce Coach. Hope you are doing well and I hope you are enjoying your class 12 studies. उम्मीद है आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे एंड आपको मेरी वीडियोस का पूरा फायदा मिल रहा होगा. ओके, सो एज यू नो हम क्या कर रहे हैं, हम 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं एंड नेशनल इनकम हम काफी कुछ कवर कर चुके हैं. अभी हमने पिछली दो क्लासेस में क्या करा, पिछली दो क्लासेस में हमने नेशनल इनकम के वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर लिया है. वैल्यू एडेड मेथड के हमने पहले टाइप 1 क्वेश्चंस करे, लास्ट वीडियो में हमने टाइप 2 और टाइप 3 क्वेश्चंस करे. आज की क्लास हमारी वैल्यू एडेड मेथड की लास्ट क्लास है जिसके अंदर हम उसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट जो है उसकी हम आज बात करेंगे. सो उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा होगा कि भाई क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं नेशनल इनकम वैल्यू एडेड मेथड से निकालने में. क्या इसमें कुछ नया करने वाले हैं? नहीं, जो पिछली क्लास में करा है उसी को बस इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखने वाले हैं और वही स्टेप्स हमारे नेशनल इनकम के होते हैं. जो हमने पिछली बार प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी वाले क्वेश्चन में किया था अपने टाइप 3 क्वेश्चन में, बस सेम उसी चीज को जो वहां कर रहे थे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यहाँ पर हमें लिखना है. राइट. एंड दूसरा ऑब्जेक्टिव जो हमारी क्लास का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज क्लास एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और रादर आई शुड से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड. कौन सा क्वेश्चन? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन. क्या है वो कि भाई what all are the precautions that we have to take care of while we are estimating national income from value added method. किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है नेशनल इनकम वैल्यू एडेड मेथड से निकालते हुए. कुछ बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं न्यूमेरिकल्स करते हुए एंड कुछ बातें मैं आपको आज बताऊंगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये एग्जाम्स में. ओके, सो these two are the objectives of our today's class. So let's begin with our class. So whenever students are asked to explain the steps involved in computing national income from value added method, तो सबसे पहली चीज जो क्वेश्चन, जो सबसे पहला डाउट बच्चों के दिमाग में आता है वो ये कि हमने तो सर 3 तरह के क्वेश्चंस करे हैं वैल्यू एडेड मेथड के, कौन सा एक्सप्लेन करना है. तो उसका आंसर मैं जस्ट आपको अभी दे चुका हूं, दोबारा से बता रहा हूं. जब भी वैल्यू एडेड मेथड एक्सप्लेन करने को आएगा, उसके स्टेप्स एक्सप्लेन करने को आएंगे तो हमें टाइप 3 को एक्सप्लेन करना है. बिकॉज जो टाइप 1 था वो एक बहुत ही जनरल टाइप था जहां पर हमें सिर्फ क्वेश्चन इंफॉर्मेशन कुछ गिवन थी, उसके बेसिस पे हम आंसर निकाल रहे थे. हमें पता ही नहीं था हम किसी एक फॉर्म की बात कर रहे हैं, कंट्री की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं. देन हमने टाइप 2 करा. टाइप 2 में हमने इंटर फॉर्म ट्रांजैक्शंस करी जिसमें हमने 2 या 2 से ज्यादा फर्म्स हमें दी हुई थी और उन फर्म्स का वैल्यू एडेड हम निकाल रहे थे. बट जो तीसरा टाइप था उस टाइप के अंदर हमने बात करी पूरे सेक्टर्स की. सेक्टर के अंदर सारी फर्म्स आ जाती हैं. राइट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट सेक्टर्स, उनको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो पूरी कंट्री के होते हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल यूनिट के. तो अगर हमें नेशनल इनकम के स्टेप्स पूछे जाएंगे फ्रॉम वैल्यू एडेड मेथड, वी विल एक्सप्लेन टाइप 3 बिकॉज टाइप 3 वाज द टाइप दैट वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द होल इकोनॉमी. राइट. सो जब भी हमें वो स्टेप्स आएंगे लिखने को तो हमें क्या करना है. अब आप ध्यान से सोचो, जब टाइप 3 हम कर रहे थे, टाइप 3 में हमें क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ था और इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ था तीनों सेक्टर्स का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई सबसे पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि भाई अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट्स को, मतलब अलग अलग फर्म्स को, अलग अलग बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करो एंड क्लासिफाई करो उनको प्राइमरी में, सेकेंडरी में या टर्शियरी में. जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, पोल्ट्री कर रहे हैं या फिर फिशिंग कर रहे हैं, इन सबको डालो प्राइमरी में. जो फैक्ट्रीज वगैरह चला रहे हैं उनको सेकेंडरी में. जो बैंकिंग में है या फिर जॉब्स कर रहे हैं उनको किस में डालो, टर्शियरी में. राइट. सो पहला स्टेप हमारा क्या हो गया, आइडेंटिफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स एंड क्लासिफाइंग देम इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स. ओके. सेकेंड चीज अगर आपको स्टूडेंट्स याद हो तो हमने क्या करी थी, हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन की मदद से तीनों ही सेक्टर्स के क्या निकाल लिए थे, वैल्यू एडेड निकाल लिए थे. तो सेकंड स्टेप हमारा क्या बन गया, कंप्यूट वैल्यू एडेड दैट इज जीवीए एट एमपी ऑफ ईच सेक्टर. उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद अगर आपको याद हो हमने तीनों के वैल्यू एडेड को ऐड किया था
और उस वैल्यू एडेड से हमें तीनों को ऐड करके क्या मिल गया था, हमें मिल गया था जीडीपी एट एमपी, बिकॉज जीडीपी एट एमपी इज नथिंग बट द समेशन ऑफ वैल्यू एडेड ऑफ डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट। सेम ये लाइन मैंने पिछली बार भी बताई थी। तो अगला स्टेप हो गया हमारा क्या, कंप्यूट जीडीपी एट एमपी बाय एडिंग वैल्यू एडेड बाय ऑल दी 3 सेक्टर्स। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने जीडीपी एट एमपी से नेशनल इनकम यानी कि एनएनपी एट एफसी पे जाना था। ग्रॉस से नेट के लिए हमने डेप्रिसिएशन माइनस करी थी एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट के लिए हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करे थे, और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हमने एनएफआईए ऐड किया था, राइट। तो वही हमारा यहाँ पर स्टेप बन जाएगा। क्या बन जाएगा कि भाई कंप्यूट नेशनल इनकम बाय डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड एडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फ्रॉम जीडीपी एट एमपी, राइट। ये हम कन्वर्जन में कर चुके हैं। सो जब भी स्टेप्स फॉलो करने को आएंगे, जब भी स्टेप्स लिखने को आएंगे, हमें ये स्टेप्स वहां पर लिखकर आने हैं। आपने देखा मैंने कुछ भी यहाँ नया नहीं किया, जो पिछली क्लास में टाइप 3 में कराया था उसी को यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दिया, ठीक है। तो ये आपको नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, उसके अंदर इसको थोड़ा और इलैबोरेट तरीके से मैंने और बेटर तरीके से लिखा हुआ है। सो डोंट फॉरगेट टू रेफर टू दोज नोट्स एज वेल। सो ये तो था हमारी क्लास का पहला ऑब्जेक्टिव, राइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड ऑब्जेक्टिव और देखते हैं कि व्हाट ऑल आर द प्रिकॉशंस जिनका हमें ध्यान में रखना है वैल्यू एडेड मेथड का इस्तेमाल करते हुए, राइट। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो नाउ लेट्स लुक एट द प्रिकॉशंस जो हमें नेशनल इनकम को वैल्यू एडेड मेथड से निकालते हुए ध्यान में रखनी है। सबसे पहली प्रिकॉशन वो है जिसके बारे में हम पहली क्लास से बात करते आ रहे हैं, वो क्या, that value of only final goods and services are to be included in national income and intermediate goods की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना। क्यों नहीं करना, बिकॉज अभी उनके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन होना बाकी है, राइट। तो सबसे पहली प्रिकॉशन तो है हमारी वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी इंक्लूडेड एंड इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे नेशनल इनकम में ऐड करते हुए, राइट। तो ये हम पहले ही कर चुके हैं। दूसरी पे आते हैं प्रिकॉशन पे। दूसरी प्रिकॉशन इंटरेस्टिंग है एंड उसको हम एग्जांपल से समझते हैं। अब लेट्स से कि भाई 2020 के अंदर मैंने कार खरीदी, राइट। अब 2020 में लेट्स से मैंने कार खरीदी तो वो उस साल नेशनल इनकम में ऐड हो गई। क्यों, क्योंकि वो उस साल कार बिकी है और वो फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। अब 2024 में अज्यूम करो मैंने वो कार अपने फ्रेंड को बेच दी। अब मैंने 2024 में अगर वो कार अपने एक फ्रेंड को बेच दी या किसी को भी बेच दी, अब आप बताओ क्या 2024 में जो कार लेट से मैंने आज 4 लाख की खरीदी और उस टाइम मैंने लेट से वो कार 3 लाख की बेच दी या फिर मैंने वो कार 2 लाख की बेच दी, अब आपको क्या लगता है कि भाई उस साल 2024 में जो मैं कार बेच रहा हूं 2 लाख की, क्या वो 2 लाख रुपए 2024 की नेशनल इनकम में इंक्लूड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, बताओ। अब आप खुद सोच के देखो, जो चीज पहले ही बिक चुकी है, जो चीज जब बनी थी और पहली बार बिकी थी उसकी वैल्यू तब एक बार इंक्लूड हो चुकी है, अब आप कैसे उसकी वैल्यू दोबारा ऐड कर सकते हो। भाई मार्केट में तो उसके 4 लाख रुपए चले गए थे ना जब मैंने खरीदी थी वो, अब जो 2 लाख रुपए मुझे मिल रहे हैं वो तो मुझे मिल रहे हैं, राइट। तो मैं उस कार को 2024 में जितने में भी बेच रहा हूं वो वैल्यू ऐड नहीं कर सकता। सो वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालते हुए सेकेंड हैंड गुड्स की जो वैल्यू है वो कभी ऐड नहीं होती, बिकॉज दीज गुड्स हैव ऑलरेडी बीन एडेड when they were sold for the first time after their production। अपने प्रोडक्शन से बाहर आने के बाद जब पहली बार वो खरीदे गए थे तभी उनको ऐड कर लिया गया था, यानी हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग 2020 में उसे ऐड कर लिया गया था। अब 2024 में उसे ऐड नहीं किया जाएगा, राइट। चलिए अब सोचो इसी एग्जांपल के अंदर 2024 में मैंने किसी ब्रोकर की हेल्प ली थी, ठीक है। इवन आप कह लो कि भाई ब्रोकर भी छोड़ो, आप इस तरह से समझ लो, ऑनलाइन आजकल बहुत सारे हैं, कार देखो, कार वाले, तो
तो मैंने कार देखो की मदद से अपनी कार किसी और को बेची 2024 में। अब कार देखो वालों ने इसके लिए मेरे से लेट से 5000 रुपीज लिए। अब ये जो 5000 रुपीज कार देखो वालों ने मुझसे लिए मेरी कार को बिकवाने के लिए, क्या वो 5000 रुपए 2024 की नेशनल इनकम में ऐड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? डेफिनेटली होने चाहिए। क्यों? बिकॉज दैट 5000 रुपीज is the factor income earned in year 2024। वो उस साल में अर्न करे जाने वाली इनकम है, तो वो डेफिनेटली इंक्लूड होने चाहिए। गाड़ी जो थी वो 2020 में खरीदी जा चुकी थी, गाड़ी की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, बट कमीशन और ब्रोकरेज पेड फॉर फैसिलिटेटिंग द सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड, सेकेंड हैंड गुड की सेल परचेज को बिकवाने के, उसको सेल या परचेज करवाने में ब्रोकरेज या कमीशन जो आपने पे करी किसी थर्ड पर्सन को, किसी मिडलमैन को, वो डेफिनेटली इंक्लूड होगी, राइट? सो आवर सेकंड प्रिकॉशन बिकम्स सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड, बट एनी ब्रोकरेज और कमीशन पेड टू फैसिलिटेट द सेल, उस सेल को कराने में या परचेज को कराने में जो कमीशन दी जाएगी वो इंक्लूड होगी। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट कभी कभी न्यूमेरिकल्स में भी काम आ सकता है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? लेट्स से मेरी एक कन्फेक्शनरी की शॉप है, राइट? अब मेरी एक कन्फेक्शनरी की शॉप है, उसके अंदर मैंने सारे सामान रखे हुए हैं खाने पीने के। अब उसके अंदर मैंने रखे हुए हैं चीटोस, राइट? अब चीटोस जो है मुझे बहुत पसंद है। अब मैं क्या करता हूँ, रोज एक दो पैकेट तो चीटोस के उठा के खुद ही खा जाता हूँ। अब रोज जब एक दो पैकेट चीटोस के उठा के खुद ही खा जाता हूँ, अब वो चीटोस मैं बेचता आपको, मेरी दुकान पर आते तो कितने का बेचता? 10 रुपए का, पर वो चीटोस मैंने खुद ही खा लिया। अब वो चीटोस अगर मैं खुद ही खाता जा रहा हूँ, तो क्या उन चीटोस की वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बताएं। अब आप कहोगे सर ये तो ड्राइंग्स हैं। मैं कहूंगा अरे अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे हो और पैसा नहीं निकाल रहा हूं मैं, ठीक है? मैं गुड्स लेकर अपने दुकान के गुड्स ही खाए जा रहा हूं, राइट? अब अपनी दुकान के जब मैं गुड्स को खाता जा रहा हूं, थोड़ा अजीब लग रहा है, मतलब मेरे जो चीटोस के पैकेट है मैं वो दुकान से उठा के खाता जा रहा हूं, तो वो डेफिनेटली इंक्लूड होंगे नेशनल इनकम में। क्यों? बिकॉज इट इज नथिंग बट द सेल डन टू माई सेल्फ। वो क्या है? वो एक तरह से कुरकुरे का पैकेट मैंने अपने आप को बेच दिया। भाई वो कुरकुरे का पैकेट बना तो है ही ना, खरीदा तो मैंने है ही ना। अब फर्क क्या है? वो किसी और को ना बेच के मैंने खुद ही को बेच दिया। तो कोई भी गुड्स मैं अपने बिजनेस से अगर अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, तो वो मेरे हमेशा नेशनल इनकम में ऐड होंगे। न्यूमेरिकल में कैसे ट्रीटमेंट होगा इसका? याद करो, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो उसी के अंदर ऐड हो जाएगा क्या? सेल्स प्लस गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नथिंग बट समथिंग दैट आई एम सेलिंग टू माई सेल्फ, राइट? आपको इसको इस तरह लेना है कि भाई सेल्स ली जो मैंने किसी और को करी, गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन जो खुद उठा के खा गया, राइट? प्लस चेंज इन स्टॉक तो आपको पता है। सो एनी गुड, value of any good that is being used for self consumption are to be included in the national income, ठीक है? बट अगर मैं टीचर हूं, अगर मैं टीचर नहीं, मैं तो टीचर हूं, राइट? अब अगर मैं अपने भाई को या फिर मैं अगर अपनी बहन को बिना किसी चार्ज के पढ़ा रहा हूं, क्या वो इंक्लूड होगा? क्या हमारे जो घर पे होम मेकर है, हमारी मदर है, राइट, अगर वो कुछ काम कर रही हैं, तो क्या वो जो भी काम कर रही हैं, वो जो भी वैल्यू एडिशन कर रही हैं हमारे घर पे, जितने भी वो काम करती हैं खुद से, क्या वो इंक्लूड होगा? नहीं होगा, राइट? सो कोई भी सर्विस अगर हम कर रहे हैं खुद के लिए, अब आप कहोगे कि सर आप फीस चार्ज करते होगे अपने कोर्सेज में, अब आप जो फीस चार्ज करते हो, आप अगर किसी और से वो नहीं ले रहे, तो आप एक तरह से खुद नुकसान उठा रहे हो ना? मैं कहूंगा नहीं, ये एक क्वालिटेटिव चीज है। आप कह सकते हो नेशनल इनकम की ये डिसएडवांटेज भी है, दैट वी इग्नोर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, राइट? सो
जब भी एक टीचर अपने बच्चे को, अपने रिलेटिव को या अपने किसी भी बिलवेड इंसान को फ्री में पढ़ा रहा है, एक होम मेकर, एक मदर अपने बच्चे के लिए खाना बना रही है, सो दीज आर दी सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। लेट्स से एक लेडी है, उनका टिफिन सर्विस का काम है, जो लोगों को टिफिन पहुंचाती हैं, उसके लिए वो पैसे भी लेती हैं। अब वो अपने घर पे अपने बच्चों के लिए खाना बना रही हैं, वो वैल्यू जो अपने घर पे बच्चों के लिए खाना बना रही हैं, वो कभी भी इंक्लूड नहीं होगी। So goods include for self consumption are included in the estimation of national income, but services meant for self consumption are not included at all. Right? नेक्स्ट प्रिकॉशन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिकॉशन वो कह रहा है कि भाई अगर मेरा घर पे एक फ्लोर खाली है एंड मैंने वो फ्लोर किसी को रेंट पे ना देकर खुद ही रख लिया, राइट? अब क्या उस फ्लोर की वैल्यू जो मैं रेंट पर चढ़ाता तो होती, क्या वो नेशनल इनकम में ऐड होगी? आप कहोगे भाई फ्लोर चढ़ा नहीं, फ्लोर पे ताला लगा हुआ है, तो क्यों ऐड होगी? मैं कहूंगा नहीं, वो ऐड होगी, राइट? एक इम्प्यूटेड रेंट थ्योरी होती है। इम्प्यूटेड रेंट थ्योरी होती है कि भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि भाई तुम्हारी चीज बिकी या नहीं बिकी। ये मोस्टली रियल एस्टेट में ही काम आती है, आपको पता होनी चाहिए। एंड एज आई ऑलवेज से कि मैं चाहता हूं आप कुछ नया सीखें भी मुझसे। सो इम्प्यूटेड रेंट थ्योरी कहती है कि ज्यादा जरूरी ये नहीं कि आपकी जमीन बिकी है या नहीं बिकी, ज्यादा जरूरी ये है कि आपकी जमीन को कितने में लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। So what is more important is that how much a person is willing to give you for the land you have, and not that whether it is being rented at present or not. अभी वो रेंटेड है या नहीं वो ज्यादा जरूरी नहीं है। कंट्री की अर्निंग पोटेंशियल निकालने के लिए ये जानना जरूरी है कि क्या कीमत उसकी लोग आपको देने के लिए तैयार हैं। सो इम्प्यूटेड रेंट का मतलब यही होता है। इम्प्यूटेड रेंटल वैल्यू मतलब that value of rent that people are willing या फिर market is willing to pay you for the house that right now you are occupying by yourself। ध्यान से मेरी फिंगर्स को फॉलो करो। imputed का मतलब क्या है? the rental value that market is willing to pay for the house that is currently occupied by yourself। जो अभी आपने खुद से ऑक्यूपाई करी हुई है जगह, उस जगह को अगर मार्केट में रेंट पर चढ़ाया जाए तो कितना पैसा मिलेगा? दैट इज इम्प्यूटेड रेंटल वैल्यू एंड दैट हैज टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम जब भी हम वैल्यू एडेड मेथड की बात करते हैं, राइट? एंड लास्ट हमारा क्या आ जाता है? ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये देखो, ये वर्ड्स जो है ना थोड़े से आपको लग रहे होंगे क्या अजीब से हैं, बट जिस तरह से मैं एक एक वर्ड का आपको मतलब बता रहा हूं उसी तरह से आप समझोगे ना, आप कभी नहीं भूलोगे ये वर्ड्स। तो लास्ट है हमारा क्या? ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का मतलब गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, फर्म्स अगर अपने लिए कोई भी फिक्स्ड एसेट्स बिल्ड करवा रहे हैं, लेट से डैम्स बन रहे हैं, लेट से रिसर्च के लिए फर्म्स लेबोरेटरीज बनवा रही हैं, लेट से आप अपना घर बनवा रहे हैं, तो क्या उनकी वैल्यू ऐड होगी? आप कहोगे हाँ सर वो तो डेफिनेटली होगी। तो वही है ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय फर्म, गवर्नमेंट और हाउस होल्ड्स will be included in the national income, right? So ये सारी थी हमारी प्रिकॉशंस जो हमें ध्यान में रखनी है नेशनल इनकम निकालते हुए फ्रॉम वैल्यू एडेड मेथड। थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जनरली स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि भाई ये 3 पॉइंट्स तो याद होते हैं, 4th और 5th में ना कुछ भी लिखाते हैं। कई लिखाते हैं ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस और साथ में कई लिख देते हैं इम्प्यूटेड रेंटल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अरे भाई कुछ भी मतलब जानोगे, मतलब पता नहीं होता अगर बच्चों को, फिर वो कुछ भी लिख के आते हैं। अगर मतलब समझोगे तो ये गलतियां नहीं करोगे। इम्प्यूटेड रेंटल वैल्यू किसकी होगी? रेंटल वैल्यू घर की होगी। कौन से घर की होगी? इम्प्यूटेड। थ्योरी याद रखना, इम्प्यूटेड नाम तभी आया है क्यों? क्योंकि जिस बाहर के लोगों को रेंट ना करके हम खुद वहां पर अपना कब्जा बनाया, कब्जा नहीं हमारा तो खुद का ही है, तो खुद अपने घर को हमने यूज किया हुआ है। तो वहां पर जब हम रेंट पे नहीं चढ़ा रहे, देन ओनली इम्प्यूटेड की बात आई कि अगर चढ़ाते तो कितना मिलता, राइट? ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मतलब अपने खुद के लिए प्रोडक्शन करना, किसकी? फिक्स्ड एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला गवर्नमेंट के लिए रोड्स या डैम्स हो सकती हैं,
फर्म्स के लिए लेबोरेटरीज हो सकती हैं, या अपनी अपनी कोई भी चीज हो सकती है, और कोई अपनी ब्रांच बना सकते हैं। लोगों के लिए, हाउस होल्ड्स के लिए क्या हो सकता है, घर बनाना हो सकता है, तो वो सब भी इंक्लूड होगा। तो ये 5 प्रिकॉशंस थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। नोट्स में और इलैबोरेट तरीके से मैंने इसको लिखा हुआ है, इसको और अच्छे से वहां पर इलैबोरेटेड तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है। सो अगेन नोट्स आपको जरूर पढ़ने हैं। तो आज की क्लास में हमने ये दोनों चीजें करी, एक हमने स्टेप्स देखे नेशनल इनकम के फ्रॉम वैल्यू एडेड मेथड, और दूसरा हमने देखी प्रिकॉशंस जो वैल्यू एडेड मेथड के टाइम पे हमें ध्यान में रखनी है, राइट। कोई भी आपके डाउट्स हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम ऑन द नंबर दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड ऑन योर स्क्रीन। एंड उसी के साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन, जिससे आपको टाइमली सबसे पहले मेरी वीडियोस की अपडेट पहुंच जाए। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।